है जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास कुमार आप सभी का जुनून एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं फरवरी महीने में आर्मी अग्निवीर के लिए जो भर्ती आ रही है उसके लिए ये आपको जो है सो मॉडल सेट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जुनून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 15 जीके के, 15 जीएस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्नों के हल आपको करवाए जाएंगे। और जैसा कि जानते हैं ऑफलाइन बैच भी एकेडमी में स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चे चाहे ऑफलाइन बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप 7004483152 पे कॉल कर सकते हैं। ये पूरा एकेडमी है जिसमें आपको हॉस्टल की सुविधा, मेस सुविधा, लाइब्रेरी सुविधा, स्मार्ट क्लासेस, जिम सुविधा, ग्राउंड की सभी सुविधाएं आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार के रेल मंत्री कौन है? भारत सरकार के रेल मंत्री कौन है? चिराग पासवान, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि भारत सरकार के रेल मंत्री कौन है। ठीक है, चिराग पासवान, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में भारत सरकार के जो रेल मंत्री है वो अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव है। नितिन गडकरी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। चिराग पासवान खेल मंत्री हैं। क्लियर हो चुका है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या कृति चक्र। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है वो आपको क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। परमवीर चक्र क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र जो है, और 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा जो है सेकेंड में महावीर चक्र आता है। और वीरता का मतलब गैर सैन्य सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो अशोक चक्र है, जो पाने वाली पहली जो महिला थी नीरजा भनोट, नीरजा भनोट, जो कि एक एयर होस्टेस थी। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गीतांजलि की रचना किसने की है? गीतांजलि एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की है? वेद व्यास, रविन्द्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा या विष्णु डे ने। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें आपको पूछ रहा है कि इसके कौन होंगे। गीतांजलि की रचना किसने की है? देखिए ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, और इनको 1913 ईस्वी में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल। सबसे पहले भारत में यही 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को इसके लिए मिला था। ठीक है, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। वेद व्यास ने वेद की रचना की, गीता की रचना की, उसके बाद वेदों की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। इस तरह से आपके 3 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। पी श्याम निखिल, ध्यान देंगे, पी श्याम निखिल किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, शतरंज, टेनिस या हॉकी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें पूछ रहा है पी श्याम निखिल किस खेल से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ये आपको शतरंज हो जाएंगे। ठीक है, शतरंज हो जाएंगे। हाँ, क्लियर। आगे चलते हैं। 5 नंबर, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान, थाईलैंड, भारत, चीन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सूर्योदय का देश, डूबते सूर्य का देश, मध्यरात्रि के सूर्य का देश। ये 3 प्रश्न आपको आते हैं। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड को। मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? जापान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जापान हो जाएंगे।
चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च, इनमें से कोई नहीं। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। क्या हो जाएगा? 8 मार्च। 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। समझ रहे हैं? चलिए 7 का कहता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा गया है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा गया है? सर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, कल्पना चावला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सभी के उत्तर आपको इसी चारों में से एक उत्तर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्म किसे कहा गया है? सर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा और कल्पना चावला। 4 ऑप्शन आपके हैं। आपके उत्तर हो जाएंगे विक्रम साराभाई। क्या हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। क्लियर है? सर सीवी रमन ने को 28 फरवरी को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 1930 में इनको भौतिकी के लिए नोबेल मिला था। ठीक है। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु का भारतीय परमाणु का जनक। कल्पना चावला पहली अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी 2003 में कोलंबिया नामक जहाज जो इनका था वो क्या हुआ था? पृथ्वी की कक्षा में इंटर करते ही क्या हुआ था? आग पकड़ लिया था। ठीक है। हाँ, तो आपको विक्रम साराभाई हो जाएगा। चलिए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल और मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या होगा उत्तर। जी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। क्या होगा? मदन मोहन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। 1915 आत्मीय सभा, 1928 ब्रह्म समाज, 1916 साबरमती आश्रम। लाला हरदयाल ने कहा था साइमन कमीशन गो बैक। क्लियर है? मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ। आपके उत्तर मदन मोहन मालवीय। 9 का मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के? 35वां, 42वां, 44वां, 13वां। बताइए क्या होगा? मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो है 11 है। यह रूस से लिया गया है या सोवियत संघ भी कहते हैं। और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 44वां 1978 में हुआ था। 13वां संविधान संशोधन का संबंध नागालैंड राज्य से है। और 35वां का जो है सिक्किम राज्य से है, 1975। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा जो है सो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो है इसके ऑप्शन भी काम आएंगे। ठीक है। तो 35वां का संबंध सिक्किम राज्य से है। 1976 में हुआ था ये। ठीक है। 35वां 1975 में हुआ था और ये सिक्किम को राज्य बनाने का मांग हुआ था और 36वां में इसको हो गया था। ठीक है। 42वां 1976 में, 44वां 78 में और 13वां जो है नागालैंड राज्य से संबंधित है। क्लियर? आगे है अजात शत्रु किसका उपनाम था? जिसको कोई हरा ना सके या जिसका कोई शत्रु ना हो।
जिसका कोई शत्रु न हो। रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाई जाती है, याद रखेंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु या देश रत्न कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? देश रत्न, देश रत्न। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, श्री कृष्ण सिंह को बिहार विभूति, कर्पूरी ठाकुर को जननायक, गुदरी के लाल, लोकनायक नहीं, लोकनायक कहा जाता है किनको? जयप्रकाश नारायण को, याद रखेंगे। आपका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल कौन है बताइए? प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र कुमार जोशी, ला गणेशन, इनमें से कोई नहीं। ये उपराज्यपाल, यहां उपराज्यपाल होगा क्योंकि अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल 22 गवर्नर होते हैं, ठीक है। देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है आपसे पूछ रहा है। क्या हो जाएगा आपको उत्तर? उत्तर प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा, कान्हा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और रणथंभौर, केवलादेव, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो आपको राजस्थान में हो जाएंगे। आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति ध्यान दीजिएगा, भारत में जितने भी बड़े नियुक्ति करने के जो अधिकार है वो केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर आपको राज्यपाल हो, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, या फिर किसी हाई कोर्ट के जज हो, सभी की नियुक्ति करने का, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनकी सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति आपका उत्तर हो जाएगा। 14 का सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे, वेदों की संख्या 4, जिसमें आपको सबसे पुराना पहला हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। तो आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? ऋग्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद और पद दोनों वाला वेद है। क्लियर हो चुका है? वेद के रचयिता, वेद की रचना महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, और सामवेद के लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। आधुनिक वेद भी कहा जाता है इसको, आधुनिक वेद। संगीत का जनक भी यही वेद है, संगीत का जनक। और अथर्ववेद को जादू टोना, वशीकरण, झाड़ फूक, ये सब के लिए उपयोग किया जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों का संलग्न है, और यजुर्वेद में जो है कर्मकांड वगैरह का जानकारी दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे वेद के बारे में सभी प्रकार की जानकारी आपको दे दी गई है। और आखिरी प्रश्न है ये कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेद्स, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? रामानुज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, चल रहा है, देखो उठ के टाइम। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था ये बताइए? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था?
1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई। किसकी? आर्य समाज। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की। और आर्य समाज ने यह नारा दिया था, और आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्होंने यह नारा दिया था कि बैक टू वेद्स, मतलब वेदों की ओर लौटो। क्लियर है? आगे है 16 नंबर, एम्पियर घंटा किसका? जीएस के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, 15 जी के आपके हो चुके हैं। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? आवेश का, घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स का, या ब्रिटिश ऊष्मा का? क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा बताइए? एम्पियर घंटा जो है वो आवेश का इकाई होता है। 17 का, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूछ रहा है आपसे कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, कम होता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा? कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होगा? कम हो जाता है। ताप जब बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। 18 का कहता है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक कमी संकेत मिलना, ये बैरोमीटर है, और वायुमंडलीय दाब अचानक गिर गया। या एक होता है धीरे धीरे गिरता है, एक होता है कि ऊपर की ओर चढ़ता है। तो क्या होगा? अचानक गिरना मतलब आंधी तूफान आना, धीरे धीरे गिरना वर्षा होना, ऊपर चढ़ना साफ मौसम। देख लीजिए, ये आपके सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, क्या होगा आपका? अचानक कमी आना मतलब कि तूफान आना। क्या होगा? तूफान आना। कि परम शून्य ताप किसको कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये सभी क्या होगा बताइए? परम शून्य ताप के यहाँ 3 पैमाने हैं, केल्विन, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। तीनों को अगर निकालते हैं तो सभी का मान एक ही आता है, इसलिए इसके उत्तर हो जाएंगे ये सभी। किसी क्लास में आपको मान निकालना सिखा दिया जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएंगे। कि सबसे भारी कण कौन सा होता है? सबसे भारी कण कौन सा होता है? अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन। क्या होगा बताइए? सबसे भारी कण पूछ रहा है आपसे कि सबसे भारी कण कौन सा होता है? क्या होगा? अल्फा हो जाएगा। क्या होगा? अल्फा हो जाएगा। भेदन क्षमता जो है वो गामा का सबसे अधिक होता है। भेदन क्षमता, क्षमता। क्लियर है? चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कि वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान बताता है पाठ्यक्रम, उस ताप के बारे में बताइए कि जिस पर डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना एक रंग का मान बताता हो, क्या कहलाता है वो? उस ताप का मान 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये केल्विन होना चाहिए था। क्या हो जाएगा? बिल्कुल -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, 22 का, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट या कॉपर सल्फेट? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक नाम, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर, हाँ, CuSO4। क्लियर है? 23 का कहता है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? मतलब भोर का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, ये सब जो है किसको कहते हैं? ठीक है, या पृथ्वी के समान ग्रह, पृथ्वी के समान। क्या होगा? शुक्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को। क्लियर?
24 का मार्स गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मार्स मतलब मीथेन गैस, और मीथेन गैस का मुख्य घटक क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, क्या होता है? CH4 होता है। CH4 मतलब मीथेन। 25 का कहता है कि मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या होता है? मानव कंकाल जो बना होता है वो किसका? कैल्शियम का, मैग्नीज का, लोहा का या फ्लोरीन का? किसका बना होता है? मानव कंकाल किसका बना होता है? क्लियर बताइए। कैल्शियम का, मैग्नीज का, लोहा का, फ्लोरीन का? तो सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस का होता है, तो यहाँ कैल्शियम है तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। वो सफेदी भी कैल्शियम काम आता है। 26 का मलेरिया रोग का कारण क्या होता है? मलेरिया रोग का कारण होता है, वाहक तो मच्छर होता है, लेकिन विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या चूसक कृमि। बताइए क्या होगा? मलेरिया रोग का क्या कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या चूसक कृमि। तो क्या होगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। 27 का आलू पौधे का क्या होता है? आलू पौधे का जड़, तना, फूल, फल। बताइए आलू पौधे का क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, फूल होता है या फल होता है? बताइए। फरवरी महीने में भर्ती आपको आने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? आलू जो है वो तना होता है। क्या होता है? आलू क्या होता है? तना होता है। क्लियर है? हाँ। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? कोशिकत्व, पृष्ठ तनाव, असंजक बल या इनमें से कोई नहीं? कोशिकत्व, तेल दीप में जो बत्ती होता है, ठीक है, और ये बत्ती होता है, इसमें जो तेल चढ़ के आग जलता है, क्या कारण होता है? तो कोशिकत्व के कारण जो है तेल दीप में बत्ती ऊपर चढ़ता है, रोशनाई पेन में ऊपर आता है। ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइए। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ की, छाती की, जबड़े की या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके हैं, जांघ की, छाती की, जबड़े के या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मजबूत क्या होता है? वो जबड़े का होता है। और जब झगड़ा होता है तो लोग यही कहते हैं कि जबड़ा तोड़ देंगे, लेकिन पता ही नहीं कि वो टूटेगा ही नहीं। तो सबसे मजबूत क्या होगा? चलिए 30 नंबर और आखिरी प्रश्न देखते हैं जीके जीएस का कि रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सी है? रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, भी, के या ई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है कि रक्त जो है किस विटामिन के कारण जमता है। अगर उसकी कमी हो जाए तो रक्त जमना बंद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए, भी, के या ई? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो हम लोग सभी जानते हैं विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल होता है, और इसके कारण क्या? रतौंधी रोग होती है। अगर ये कमी हो गया तो क्या होगा? रतौंधी होता है। विटामिन के जो है इसके कारण ही हमारा रक्त जो है जमता है। अगर यह नहीं रहेगा, कम जाएगा, तो रक्त जमना बंद हो जाता है। और विटामिन ई जो है इसके कारण क्या होता है? स्त्रियों में बांझपन या पुरुषों में नपुंसकता जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, आगे 31 से 50 तक के लिए मैम आएंगी जो आपको मैथ्स और रीजनिंग बताएंगे। ठीक है, जय हिंद। इवनिंग सभी को एंड जय हिंद सभी को। चलिए, तो ये जो 30 प्रश्न थे जीके जीएस और साइंस, जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन था जो सर ने लिया वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन मैथ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ का पहला सवाल कह रहा है कि यदि 4AQ + 1 = 501 है तो ए का मान क्या होगा? आपको एक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4AQ + 1 क्या है? 4AQ + 1 = 501 है। इसमें आपको निकालना है क्या? ए का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? सॉल्व कीजिए, देन आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कि सॉल्व कैसे होता है। 4AQ जो लिखा है +1, तो 1 इधर जाएगा तो -1 होगा, और क्या आ जाएगा? 500। फिर यहाँ से A³ रहेगा, 4 से कटेगा, क्या आ जाएगा? 125। ठीक है, एंड A रहेगा जो क्यूब है ना ये, तो बराबर के उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा? क्यूब रूट। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? 125 का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 125 को अगर हम करें गुणनखंड तो कैसे लिखेंगे? 25 × 5 लिखेंगे। इसको फिर तोड़ सकते हैं हम, तो क्या आएगा? 555 है ना, 5 × 5 × 5। इसमें से क्या निकलेगा बाहर?
एक 5 निकलेगा, मतलब क्या होता है क्यूब रूट में कि अंदर में 3 कोई डिजिट कॉमन होना चाहिए, तो बाहर क्या आएगा 5, यानी कि a का वैल्यू क्या आया हमारा 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 32 है, मैथ का दूसरा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका विकर्ण 43 सेंटीमीटर है और 44 सेंटीमीटर है। यानी कि एक डायगोनल दिया हुआ है 43 सेंटीमीटर का है और एक डायगोनल 2 दिया हुआ है, इसका नाम जिसका वैल्यू क्या है 44 सेंटीमीटर का, यानी कि D1 43 है, D2 44 है। हमें क्या निकालना है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया निकालना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम निकालें समचतुर्भुज का एरिया ऑफ, निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, तो क्या आ जाएगा D1 इंटू D2 का हाफ। ठीक है, और हमें पता है कि D1 क्या है 43 इंटू D2 क्या है 44 बटा में 2 जाएगा, 2 से कटेगा ये, अब बस कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 946, है ना, 946 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि आज, अच्छा लेट मी क्लियर कि आज जो भी प्रश्न है ना बहुत इजी लेवल के हैं। ठीक है, तो आई होप कि सभी के मैथ में और रीजनिंग में फुल मार्क्स आने चाहिए। आई होप कि इंग्लिश मतलब नॉट इंग्लिश, जीके जीएस में भी मार्क्स आए होंगे, बट मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स आना ही चाहिए। ठीक है, पेपर बहुत ईजी है। तो 33 क्वेश्चन कह रहा है कि निकालना है परसेंटेज, किसका निकालना है 7/14 का। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 7/14 को हम हाफ लिख सकते हैं, कटेगा तो ये क्या आएगा हाफ इंटू 100, तो कटेगा तो क्या आया 50, यानी कि आंसर क्या है 50%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, तो 33 का आंसर क्या होगा ए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 34 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। अगेन परसेंटेज से क्वेश्चन है, फिर हमें क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। टोटल अमाउंट कितना है 900, जिसको लिखेंगे नीचे 900 में से 900 का 45, जो 45 रुपये है वो 900 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से अगेन मल्टीप्लाई करना होगा, और 45 का निकालना है तो हमने 45 ऊपर लिखा, टोटल अमाउंट 900 नीचे लिखा। अब बस कुछ नहीं करना है, काटिए इसको, आंसर आएगा कितना आया काट के 5, यानी कि 5% इसका आंसर होगा। ठीक है, किस ऑप्शन में ए, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 35th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वोट मिले। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि 20% वोट अमान्य थे, मतलब वो वोट को नहीं काउंट किया गया, वो अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। यानी कि पहले आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में टोटल 100 मानिए वोट, जो 100% होता है उसमें से 20% अमान्य हो गया, मतलब 20% पहले ही कट जाएगा। ठीक है, फिर जो अमाउंट बचेगा, फिर जो मतलब रेस्ट अमाउंट है उसमें से निकालेंगे बाकी परसेंट। आया समझ में। मतलब अगर कुल वोट, टोटल वोट कितना था 100%, ठीक है, उसमें क्या किया गया 20% लेस करेंगे। क्यों हमने 20% लेस किया, क्योंकि ये अमान्य वोट है, तो 80% क्या है कुल वैध वोट है। ठीक है, वैध वोट है 80%, कितना है 80%। इसी 80 का, अब ये 80 जो आया ना 80, ये अपने आप में एक्चुअली 80 आया, ये अपने आप में क्या होता है, अब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, होता है ना, ये मानने के लिए बताया, कोई भी चीज़ अपने आप में एक पूर्ण होता है 100% होता है। तो इस 80 का 55% एक बंदे को मिल चुका है, 2 बंदे के बीच में हुआ है वोटिंग, एक को 55% मिल चुका है, किसका 80 का, टोटल 80 का बच गया ना, तो 80 का 55% इसको मिल गया, तो 80 का 45 मिलेगा दूसरे बंदे को। परसेंट की बात की जा रही है, ये टोटल 80 जो है अपने आप में एक 100% है। ठीक है, किसी के पास 5 रुपया तो उसका 100% कितना इनकम है 5 रुपया ही है, मतलब कुल की बात होती है। ठीक है, तो किसी बंदे को 55% मिल चुका है, तो किसी को दूसरे को कितना मिलेगा 45%, है ना।
तो वही कह रहा है कि 80 का 45% जो दूसरे बंदे को मिलेगा वो निकालना है आपसे, निकालने को कहा जा रहा है। इसको बनाइए ऐसे कि जो 7500 रुपया दे रखा है वो टोटल अमाउंट का है, यानी कि 100 का है, कुल है, ये कुल है ना टोटल, ये टोटल का वैल्यू दिया है 7500, आपसे ये निकालने को बोला जा रहा है, यानी कि 80 का 45% निकालना है आपको। क्या करेंगे इसको, 7500 बटा में 100 आएगा, इंटू में आ जाएगा ये जो निकालने को बोला जा रहा है 80 का 45%। बस इसको सॉल्व कीजिए। सेवेंटी 75 इंटू 36 गुना करेंगे कितना आएगा, 2700। ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। 80 बचा, रेस्ट 20 माइनस करने पर। 20 क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि ये क्या है, अमान्य वोट थे, मतलब इसका कोई गिनती ही नहीं होगा, वो पहले ही छाट देंगे। अब जो 80 बचा, कुल वोट जो 80 बचा वो अपने आप में 100% में है ये, बट ये टोटल है 80, तो उसमें हमने डिवाइड किया कि एक बंदे को 55% मिला, दूसरे को 45% मिला। 55 का कुछ सवाल नहीं कर रहा है, 45 का ही निकालना है। और ये जो 7500 दिया है वहाँ पे गिवन है कि कुल वोट जो है 100 या 100% जो भी कहिए उसके इक्वल में 7500 है, तो हमने जो पूछा वो निकाल दिया। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 36 क्वेश्चन पे क्वेश्चन है कि 15, 18, 36 और 144 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ऐसे से क्वेश्चन है 15, 18, 36 और 144 का एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। निकालिए इसका आंसर फटाफट। ठीक है, चलिए जब भी वीडियो जाए ना तो आप उसको पॉज कीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए, आंसर फिर मिलाइए कि सही है या गलत। सिंपल इसको तोड़ते हैं अलग अलग करके। ठीक है, पंद्रह, 18, 36, 144 को हमने एकदम लेमन टर्म में तोड़ दिया, एकदम इजी टर्म में प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, फिर हमने पावर देखा कि जिसकी पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 है। ठीक है, जिसका पावर 2 है हमने 2 लिखा, प्रॉपर हमने तोड़ लिया। अब यहाँ से देखिए एलसीएम निकालने के लिए होता है कि जब हम किसी को तोड़ते हैं गुणनखंड में, तो जिसका पावर मैक्सिमम है ना वो चुन के आएगा। अगर सब में 3 कॉमन है, ठीक है, सब में 3 दिख रहा है, पर मैक्सिमम पावर कहाँ है, जिसमें पावर 2 है, 2 सब में कॉमन है, तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 को नहीं लेंगे। फिर 5 कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो 5 कहीं नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ पे पावर में क्या है 4, तो 2 के पावर क्या ले लेंगे 4। अब बस इसको गुना कीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, x 1080 इसका आंसर होगा एंड ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको बस ये जो टर्म होता है ना एलसीएम लेने का, ऐसे एलसीएम निकालिए, नहीं तो ये निकालिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे ये 37 पे क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इनमें से 4 संख्याएं क्रमशः 18, 9, 21, 16 है तो 5वीं संख्या क्या होगा। एवरेज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्या है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर सॉल्व कीजिए, जब मैं बताऊं तो आंसर मिलाइए, फिर अपना लिखिए आंसर कितना करेक्ट हुआ आपका, है ना, क्योंकि वीडियो जा रही है रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे सॉल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज करके रोक करके आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 18 है, 9, 21, 16 और 5वीं संख्या हमें नहीं पता, उसको हमने x माना। इसका कितना है, कितना संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 संख्या होगा।
इसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत गिवन हुआ है 15। ऐसे निकालते हैं ना एवरेज। सारे संख्याओं करेंगे सम, है ना, सारे संख्याओं करेंगे क्या, सम, और कितने संख्या है उसे करेंगे डिवाइड, वो इसके इक्वल हो जाएगा, वो उसका एवरेज। ठीक है, बस यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। पहले सबको सम कीजिए, 18, 9, 21, 16 को सम करते हैं। ठीक है, 21, 9, 30, 40, 50 एंड कितना है 64। ठीक है, प्लस में x, और ये 5 जाएगा उधर, 15 5 75। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 75 माइनस 64, क्या घट के आया 11। तो x का वैल्यू कितना है 11, तो पांचवी संख्या क्या है x, उसका वैल्यू क्या है 11, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, इजी था। उसका आंसर क्या है 11, तो शायद इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन ए। चलिए 38 पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 160 जो दिया हुआ है, 20 रुपये की हानि होती है। लॉस हुआ कितना का 20 का, यानी कोई चीज़ 160 रुपये में बेचा जाता है, उस पर 20 रुपये की हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लॉस परसेंट निकालना है। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ये कोई पहली बार नहीं लिख रही हूँ, बार बार लिखा गया है। लॉस इंटू 100 अपॉन में CP। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बट ध्यान दीजिए, क्या आपको CP गिवन है, नहीं, तो आपको क्या करना होगा, पहले CP, इस सारे से CP निकालना होगा कि CP कैसे निकलेगा। सारे जो दिए हुए हैं पॉइंट, ये है, तो उसे निकाले CP। अब देखिए कोई चीज़ 160 में बेचा गया, 160 में हम बेच दिए, फिर भी हमको 20 रुपये का हानि हुआ, यानी कोई चीज़ को हम पक्का कितना में खरीदे होंगे 180 में खरीदे होंगे। ठीक है, सोचने पर, नहीं तो SP लॉस में ऐड कीजिए। ठीक है, SP को लॉस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा CP के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर हम 180 में खरीदे होंगे, CP क्या आ गया 180, कोई चीज़ 180 में खरीदे हमने, 160 में बेच दिया, तब ना 20 का हमको लॉस हुआ। आया समझ में, CP क्या आया 180, यानी कि हमारा लॉस कितना हुआ 20 रुपये का इंटू 100 अपॉन में CP कितना है 180। कितना है आंसर 100/9% में, एंड ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया गया है, अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा 11.1/9%। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आया समझ में, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट पे आइए 39 पे। क्वेश्चन है कि यदि कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यदि कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। CI से क्वेश्चन है या SI से, SI CI से मिला के ही चैप्टर बनता है, उसे क्वेश्चन है यदि कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे n वर्ष, या फिर जितना गुना हो रहा है ना, n गुना लिखेंगे इधर, और कितने वर्ष में हो रहा है इधर। ठीक है, n गुना 3 दो गुना हो रहा है, तो जब जितना गुना होगा ना उसको -1 लिखेंगे, और इधर वर्ष, कितना वर्ष है 10 वर्ष है, तो कितना दिया हुआ है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो उसमें से एक जगह कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 10। ये कितना गुना हो गया, फिर कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना, उसमें से फिर 1 माइनस करेंगे। जब भी n गुना लिखेंगे उसमें से 1 माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे n-1 की, तो जितना गुना पूछ रहा है उसमें से 1 माइनस करेंगे, कितना आया 2, तो यहाँ पे 2, ये 1 से 2 कैसे बना, क्योंकि हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो एक ही साइड नहीं होता है, दोनों साइड होगा, तो इधर भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 10 दुना कितना आएगा 20। ठीक है, क्या आया 20 वर्ष। आया समझ में, जितना गुना करेगा 1 माइनस करेंगे, चाहे वो दिया हुआ है वो भी माइनस करके 1 आएगा, और जो पूछ रहा है उसमें से भी 1 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कितना गुना हुआ, हमने ऐसा क्या किया जो 2 गुना बन गया, 2 आया, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड होगा, बराबर के दोनों साइड होगा, 10 में भी होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 1 दिनों में कितना काम करेगा, यानी कि 1 दिन का काम पूछ रहा है, उसका कुछ नहीं है, 1 दिन का काम पूछा है, तो टोटल 9 हो गया, उसमें से 1 दिन का पूछेगा 1/9।
ठीक है, ऑप्शन सी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक ये पहले हो चुका है। ठीक है, नीचे आएगा टोटल। चलिए 41st क्वेश्चन है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी वो भी निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ध्यान से मेंशन किए हुए हैं, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। जो भी दिया हुआ है ना यूनिट, वो आपको मीटर और मीटर सेकंड में है, तो ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को। पॉज कीजिए, देन बनाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हमने लिखा L1 + L2। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि रेलगाड़ी की अपना एक लंबाई है और वो जो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा उसका भी एक लंबाई होगा, तो दोनों का लंबाई ऐड होगा। अगर वो कोई खंबा होता, कोई व्यक्ति होता, तो उसका लंबाई ऐड नहीं होता, क्योंकि वो उसका लंबाई मतलब ना के बराबर होता है, तो वो ऐड नहीं होता है। बट अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो प्लेटफॉर्म है, कोई दूसरी ट्रेन है, तो उसका लंबाई भी ऐड होगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? S × टाइम, स्पीड × टाइम। L1 + L2 अगर हम सम करें 160 + 160 बराबर स्पीड × टाइम 320। स्पीड निकालना है, टाइम कितना है? 16 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बट हमें निकालना किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो 20 को गुना करेंगे 18/5 से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? हमने निकाला स्पीड आया मीटर पर सेकेंड में, बट हमें कहना था किलोमीटर पर आवर में, तो उसे हमने क्या किया? 18/5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर किस में आया? किलोमीटर पर आवर में, जो कि आंसर कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट पे आइए। 42nd पे क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? क्वेश्चन किस चैप्टर से है? टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आई थिंक पहले हो रखा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हो रखे हैं, डिजिट चेंज होगा। 12 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बस सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। कितना आया? नंबर ऑफ डेज = 16। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है 0.1 का वर्गमूल होता है। 0.1 का वर्गमूल होता है। 0.1 किसका वर्गमूल होता है ना? 0.1 किसका वर्गमूल होता है, ये क्वेश्चन होगा। नहीं तो 0.01 होना चाहिए, इसका वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन यही होगा कि 0.1 किसका वर्गमूल होता है? 0.1 किसका वर्गमूल होता है? बताइए क्या करेंगे? देखिए 0.1 पूछ रहा है किसका वर्गमूल होता है, या फिर ऑप्शन से बनाते। देखिए अगर ऑप्शन ए पे आए तो ए तो सेम है, ये होगा नहीं। बी पे आते हैं कि 0.01 लिखते हैं, क्या इसका आंसर 0.1 आता है? चेक किया जाए। बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.01 का वर्गमूल ही क्या होता है? 0.1 होता है। ठीक है, चलिए नहीं तो क्या करेंगे? 0.1 का स्क्वायर कीजिए, वो 0.01 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट आपस में अपोजिट होते हैं। 44 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1/2, 5/7, 3/5 एंड 4/7 में कौन सबसे बड़ा है? फ्रैक्शन से दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि सब में 100 से गुना कीजिए। ठीक है, सब में क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब भाग कर दीजिए और देखिए कौन सबसे बड़ा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको करते हैं 50 आ जाएगा, ये इसको करते हैं तो 7 कुछ जाएगा। बाकी सॉल्व नहीं करना है, बस पहला देखिए। यानी कि अगर हम इसको लगाएं तो दिख रहा है कि 7 यहाँ पे ज़्यादा जाएगा, 71% का लमसम जाएगा, यहाँ पे जाएगा 50%, यहाँ पे 60 अप्रॉक्स जाएगा, 50 अप्रॉक्स जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट की बात हो रही है। यानी कि ओवरऑल देख सकता है कि 7 जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे 71 के अप्रॉक्स। ऑप्शन
जो 500/7 है इसको ये क्या था 5/7, यानी कि फ्रैक्शन ये होगा सबसे लार्जेस्ट 5/7, जो बी है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, सिंपल है, 100 से गुना कर दीजिए, बस भाग कीजिए, जो सबसे लार्जेस्ट आएगा वही आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए 45 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होगी। क्या कह रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो एक पूर्ण वर्ग होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 9। अब क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो हमारे पास रिमाइंडर बचा, कितना आया 143। कितना आया 143, यानी कि अगर हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 5 9, तो उसका निकालते हैं वर्गमूल, तो उसमें हमें रिमाइंडर आ रहा है 143। तो ऐसी संख्याएं जो होगा, जो 5 9 है ना, इसमें से क्या करेंगे 143 माइनस करेंगे। माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि अगर 143 से इसको घटाते हैं तो तब जो संख्या आएगा वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आया 99856। कितना आया 99856, बट किसी ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, नहीं तो ऑप्शन डी करेक्ट करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, आंसर देखिए क्या आएगा 99856। ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 46 पे। तो ये 15 सवाल मैथ में कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन रीजनिंग क्वेश्चन, बस लास्ट 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक सीरीज से है 1 2 4 7 11। बहुत क्वेश्चन जो सीरीज है ना, सीरीज पकड़िए पहले, क्या है 1 2 4 7 11, तो व्हाट विल बी नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज में हर डिजिट में मतलब बहुत डिफरेंस ना हो, तो वो उसका हम चेक करेंगे अंतर। जब बहुत ज़्यादा कोई 1 है कोई 8 जा रहा है, तो वहाँ पे लगता है कोई स्क्वायर या फिर गुना होते जा रहा है, बट यहाँ पे जब बहुत कम गैप हो तो डिफरेंस चेक करेंगे। कितना पहला डिफरेंस आएगा 1 का, फिर डिफरेंस चेक किया कितना आया 2 का, फिर 3 का, यहाँ पे आया 4 का, यानी कि एक सीरीज में बढ़ रहा है, जो कि थोड़ा संख्या बढ़ रहा है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो बढ़ रहा है, इसमें 2 जोड़ा तो बढ़ा, इसमें 3 4, तो अगला कितना जोड़ेगा इसमें 5, तो 11 में 5 जोड़े कितना आएगा 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गुड, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 47 पे। क्वेश्चन है यदि एक्स वाई के बेटे का भाई है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई के, ये एक्स जो है वो क्या है वाई के बेटे का भाई है। ठीक है, ये जो x है y के बेटे का भाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि y से x जो है वो y से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके बेटा हुआ, बेटा का बेटा क्या हो जाएगा इसका पोता, है ना, ग्रैंड सन हो जाएगा, इसका पोता हो जाएगा, और इस पोते का भाई है तो वो क्या वो भी पोता होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 48 पे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर दाएं मुड़ता है, यानी कि डायरेक्शन से क्वेश्चन है। यहाँ पे खुद को अज्यूम कीजिए कि मैं खुद जिस डायरेक्शन में बोल रहा है उधर चल रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व जा रहा है, 1 किलोमीटर पूर्व गया इस पॉइंट से, फिर कह रहा है चलकर दाएं मुड़ता है, फिर 1 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा यहाँ से, यानी कि साउथ की तरफ आया, 1 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है। अगर मैं साउथ जाऊँ तो मैं बाएं किधर जाएगा ईस्ट की तरफ, अगेन गया ईस्ट की तरफ वो पूर्व में, और कितना चला 2 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर वो क्या किया बाएं यानी कि नॉर्थ की तरफ गया 5 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, सॉरी 2 किलोमीटर, यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो इस साइड भी 2 है तो इधर भी 2 किलोमीटर होगा, ऊपर कितना बचा 3।
आया समझ में। फिर कह रहा है तो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर पर है, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर पर है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यानी ये टोटल कितना हो गया 3, ठीक है। ये कितना हो गया 3। ये दूरी आपसे पूछ रहा है, वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर दाएं मुड़ता है और फिर 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर यात्रा किया। ध्यान दीजिएगा, ये 1 किलोमीटर है, ये कितना है 1 किलोमीटर है, तो यहाँ भी कितना होगा 1 किलोमीटर, ये बन जाएगा 4। 5 में से 1 किलोमीटर अगर नीचे चला यहाँ तक मानते हैं, इस यहाँ पॉइंट तक, तो ये कितना आएगा 4, ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना आएगा, टोटल 2 1 3, यहाँ तक कितना है 4। तो ट्रिपलेट है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट है 3 4 5 का, तो ये डायरेक्शन यहाँ दूरी यहाँ तक 3 है, यहाँ 4 है, तो ये क्या बन जाएगा 5। नहीं तो फिर निकालेंगे पाइथागोरस से कि 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए A पॉइंट B पॉइंट, इसको C पॉइंट है ना। तो A प्लस C हमने स्क्वायर किया, B प्लस C स्क्वायर किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 प्लस 16 बराबर AB का स्क्वायर, यानी कि AB का वैल्यू आ जाएगा रूट में 25 इज इक्वल टू 5। आया समझ में। एक तो ट्रिपलेट है जो सीधे याद होता है 3 4 5 का, नहीं तो ऐसे निकालेंगे जो 5 आया, ठीक है, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 49 पे। क्वेश्चन है यदि Z इज इक्वल टू 52 एंड ACT इज इक्वल टू 48, तो आपसे पूछ रहा है BAT का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका मान क्या होगा बैट का, बताइए। Z का डिजिट है ना, मतलब इसका लेटर में क्या होता है, लेटर बात करें Z का संख्या क्या होता है, Z 26वें नंबर पे आता है। इस लेटर का क्या होगा मान 26, 26 को क्या किया गया, दोगुना किया गया, तो कितना है 52 52। फिर कह रहा है ACT, क्या है ACT, A का कितना होगा मान 1, C का कितना होगा 3 और T का 20, यानी सम के कितना है 24। इसका भी क्या किया, दोगुना किया, तो कितना आया 48। यानी जो लेटर लिखा हुआ है उसका वैल्यू लिखेंगे, उसको सम करके दोगुना करेंगे, वही आंसर होगा। तो बैट में देखिए B का हो जाएगा 1, B का हो जाएगा 2 सॉरी, एंड A का हो जाएगा 1 और T का 20। कितना सम के कितना आया 23। इसका क्या करेंगे, इसका दोगुना करिए, कितना आया 46, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50th है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि डाउन को लिखा गया है कोड लैंग्वेज में FQYP, DOWN को लिखा गया है FQY और P, तो आपसे पूछ रहा है विथ का क्या लिखा जाएगा। D से कितना गैप होगा बड़ा, 1 लेटर गैप हुआ E का, देन F आया, O से कितना Q आया P का, यानी कि 1 लेटर गैप करके नेक्स्ट लेटर लिखा गया है। तो W को बीच में गैप करेंगे, कितना जाएगा, X हमने गैप किया तो कितना आएगा Y, फिर I के बाद एक लेटर गैप करेंगे, कितना जाएगा, J गैप किया तो क्या आ जाएगा YK, एंड ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन B, बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के 50 प्रश्न, जो कि हालांकि रिकॉर्डेड थे बट क्लास कंप्लीट किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।